नमस्कार साथियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी बायोडाटा और इसके लेखक हैं अखिलेश। इस कहानी को भी MHT 11 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बायोडाटा नाम जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे मन में ये बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है कि किसी भी नौकरी के आवेदन के लिए हम अपना बायोडाटा तैयार करते हैं। बायोडाटा में हम अपने सारे वो गुण लिखते हैं, अपनी सारी वो बातें बताते हैं जिससे हम ये साबित कर सकें कि इस नौकरी के लिए मुझसे बेहतर और कोई प्रार्थी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो बायोडाटा कहानी है वो किसी नौकरी के आवेदन के लिए तैयार किया गया बायोडाटा नहीं है, बल्कि बायोडाटा का प्रयोग यहाँ पर राजनीति को एक रोजगार के रूप में दिखाने के लिए किया गया है। राजनीति में जब कोई नेता प्रवेश करता है तो वो भी अपने अंदर कुछ ऐसे गुण विकसित करता है या अपने अतीत में या अपने वर्तमान में कुछ ऐसी घटनाओं को सजोता है जिसके माध्यम से वो दिखा सके कि राजनीति में प्रवेश के लिए ये मेरा बायोडाटा है। राजनीति की दुनिया एक दलदल के समान है। इसमें एक बार व्यक्ति फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और आजकल हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि राजनीति में कितना भ्रष्टाचार है, किस तरह से व्यक्ति के बायोडाटा में वो सारे नकारात्मक गुण शामिल किए जाते हैं जो उसको एक अच्छा नेता साबित कर सकते हैं। ईमानदार नेताओं की राजनीति में जगह बहुत ही सीमित है। इसको हम अपने आसपास महसूस भी कर सकते हैं। अखिलेश की कहानी बायोडाटा युवा राजनीति में बढ़ते जा रहे लंपट तत्वों की कहानी है, जिसका कथानायक राजदेव मिश्र सत्ताधारी दल की युवा शाखा का जिला मंत्री है, जो 36 वर्ष का होने पर सावित्री से विवाह करता है और मोती सिंह के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश सचिव की पोस्ट प्राप्त करने को लालायित है। राजदेव के लिए राजनीति केवल सुख की सर्वोत्तम मलाई है, जिसे प्राप्त करने हेतु वह लगातार प्रयास करता रहता है। बायोडाटा एक प्रकार से आपातकालोत्तर युवा राजनीति का स्मृति ग्रंथ हम कह सकते हैं, जिसमें प्रतिबद्धता निषिद्ध मूल्य है, वह चाहे व्यक्ति, सिद्धांत या परिवार के प्रति ही क्यों ना हो। राजदेव मोती सिंह के माध्यम से प्रदेश सचिव का पद प्राप्त करने का अभिलाषी है। मोती सिंह के प्रति राजदेव का जो व्यवहार है वो हम उन्हीं की कहानी ऊसर के कथानायक चंद्र प्रकाश के समान भी मान सकते हैं। इसी समानता के आधार पर अनेक आलोचक बायोडाटा कहानी को अखिलेश जी की ऊसर कहानी की उत्तर कथा भी मानते हैं। राजदेव की घरेलू पारिवारिक स्थिति के अंतर्गत भाभी से छिछोरी हरकत करने के कारण उसे मार पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने राजनीति का दामन पकड़ा था और सावित्री से विवाह के बाद भी वह एक मुग्ध पति के रूप में सामने आता है। और देवर भाभी के संबंधों के हास परिहास के विभिन्न रंग भी इस कहानी में यथास्थान देखने को मिलते हैं। सावित्री के प्रति राजदेव का काम जनित लगाव अधिक समय तक नहीं चल पाता और सावित्री को प्रसव के लिए आर्थिक परिस्थिति के विपरीत होने के कारण मायके जाना पड़ता है, जहां वह एक अल्प विकसित संतान की माता बनती है। अल्प विकसित होने पर भी वह संतान मरती नहीं है और अदृश्य नली में माँ का बूंद बूंद रक्त पीकर पलती रहती है और माँ एकदम कमज़ोर और अचेत होती जा रही थी। वास्तव में संतान की ये चेतना एवं सावित्री की मूर्छा का संबंध एक रूपक के रूप में यहाँ पर अखिलेश जी हमारे सामने उजागर करते हैं, जहाँ लंपट एवं भ्रष्ट राजनीति एवं भारतीय आम जनता का संयोग भ्रष्टाचार के रूप में फलवान हो रहा है, जिसके पुष्ट होते जाने से आम जनता की दुश्वारियाँ लगातार बढ़ती जाती हैं। अखिलेश इस कहानी में प्रस्तुत और अप्रस्तुत रूपक के माध्यम से समासोक्ति की व्यंजना भी करते हैं, जहाँ सावित्री प्रसव के बाद जीवन हेतु संघर्ष कर रही है और उसी समय राजदेव दिल्ली जा रहा है। उसके हाथ में मोती सिंह का दिया हुआ रसवान संतरा है। एक ओर तो संतान किसी अदृश्य नली से माँ का खून पी रही थी, तो दूसरी ओर पिता के हाथ में एक रसवान फल का होना सन 80 के बाद के राजनीतिक स्तर के अवमूल्यन को दर्शाता है। अखिलेश ने बायोडाटा के माध्यम से नई राजनीतिक मुक्तियां गढ़ी हैं, जैसे सुख की सर्वोत्तम मलाई राजनीति के दूध में पड़ती है। हम लोगों के लिए राजनीति जीवन संगिनी है और जीवन संगिनी रखेल। इन सूक्तियों के माध्यम से कहानीकार ने भाषा में एक अतिरिक्त चमक पैदा की है। बायोडाटा की भाषा अवसरानुकूल और करुणा से भरी हुई है। इसमें लोक कथाओं से गढ़ी हुई स्वाभाविक, सरल तथा सहज भाषा का प्रयोग भी अनेक मार्मिक पक्षों के उद्घाटन में सहायक सिद्ध हुआ है।
ये कहानी में प्रवेश करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। कहानी की एक रूपरेखा हमारे मानस पटल पर बन गई है। आइए अब विस्तार से कहानी को पढ़ते हैं, क्योंकि कहानी का सारांश या कहानी के बारे में कितनी भी हम बातें क्यों ना कर लें, जब तक कहानी को हम पूर्ण रूप से नहीं पढ़ लेते तब तक उसकी विषय वस्तु को आत्मसात नहीं कर सकते। आइए पढ़ते हैं कहानी बायोडाटा। कहानी की शुरुआती पंक्तियाँ हैं। नवंबर में न अधिक सर्दी रहती है न अधिक गर्मी। गाँव में गन्ना, गंजी, मटर का नाश्ता शुरू हो जाता है। सब्जियां अपेक्षाकृत सस्ती और सुलभ रहती हैं। बिना चाकू की मदद से छिल जाने वाली गोल आलू चलने में आ जाती है। इतना ही नहीं, रात में पेशाब करने के लिए खुले में निकलने पर जगत विराट और रहस्यमय लगने लगता है। इसी स्वस्थ मौसम में राजदेव ने सावित्री की मांग में सिंदूर डालकर वधू बनाया था। उस क्षण वह असीम भावुकता, उदात्तता और आस्तिकता से ओतप्रोत था। उसे यकीन हो गया था राजनीति में लगातार ढुनमुनियाँ खा रही उसकी किस्मत अब पलटकर सरपट धावक हो जाएगी। वह खुश था। अभी तक मेरे पास अपना डगमगाता भाग्य था, पर अब सावित्री का होनहार मुकद्दर भी होगा। वह गुनगुनाया था। हम दो नावों के पथिक एक हुए और अपना ब्राउन कलर का जूता कसने लगा था। लेकिन इस वक्त वह खिन्न और परेशान था। वह स्वयं पर झुंझला रहा था कि आखिर उसने क्यों सावित्री को मायके भेजा। थोड़ी देर पहले तक वह प्रसन्नता से गदगद था, जबकि अब खिन्न और परेशान था। बात यह थी कि स्टेट की पॉलिटिक्स उसे पुकार रही थी, लेकिन जेब में पड़ा सावित्री का पत्र दिमाग में बार बार टनक जाता था। वह तल्खी से ऐठा। मेरी बीबी जी ने पत्र लिखा है। बड़ी आई पत्र लिखने वाली। सावित्री ने मायके से जो पत्र लिखा था उसका मुख्य अंश था, प्राण प्यारे, अब आपके पापा बनने का समय बहुत नज़दीक है, पर क्या कहूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई है। कैसे ठीक रहे, वह तो हमेशा आप पर लगी रहती है। मैं विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ कि जल्द से जल्द आ जाइए। डॉक्टर और बुजुर्ग जिस तरह मुंह बनाते हैं उसे देखकर मुझे डर लग रहा है कि कुछ भारी गड़बड़ है। सो आप आइए ज़रूर। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारी औलाद सबसे पहले अपने पिता अर्थात आपको देखे। तो आपको मेरी कसम, अपनी प्राण प्यारी की कसम, आइए ज़रूर। दर्शनाभिलाषिनी, आपकी सेविका सावित्री। राजदेव ने चलते चलते एक सुनसान में पत्र निकाला। उस पर घूंसा मारते हुए बड़बड़ाया, ये पत्र है या कवित्त? अचानक वह इस तरह चुप हो गया जैसे अभी कुछ बोला ही नहीं था। दरअसल वह सावित्री और मोती सिंह के द्वंद्व को सुलझाने की तरकीब निकालने में दत्तचित हो गया था। मोती सिंह सत्ता पार्टी की युवा शाखा के अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुए थे। गृह जनपद में उनके 4 शार्गिद थे। एक उनके अध्यक्ष बनने के पहले ही प्रतिद्वंदी गुट में जाकर पछताने का काम कर रहा था। 2 क्षत्रिय थे। मोती सिंह का दृढ़ मत था, राजनीति में बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ाना अपने को ही बांस करना है। अतः उनकी दृष्टि चौथे शार्गिद यानी कि राजदेव पर टिकी। राजदेव ने उनको कृपालु कहा और स्वीकार किया, मेरा भाग्य कमल आपके वरद हस्त से खिलने वाला है। भगसाले मोती सिंह भड़क गए। कभी तुम्हारा भाग्य कमल की तरह है? नहीं, कदापि नहीं अध्यक्ष जी, वह कीचड़ है, शुद्ध कीचड़, माफ़ कर दें। राजदेव गिड़गिड़ाया तो मोती सिंह बोले, ज़्यादा डायलॉगबाजी न झाड़ो, जाओ कुछ माल पानी का जुगाड़ फिट करो। दिल्ली में हफ्ता 10 दिन रहना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद से सबकी लेंडी तर करनी होगी, तब ठुकेगी तुम्हारी प्रदेश सचिवल्ली की नियुक्ति पर पक्की मुहर। उसके सामने विकराल समस्या मुँह बाए खड़ी थी कि माल पानी का जुगाड़ कैसे हो। उसने निश्चय किया कि वह माँ भाभी के गहने चुरा लेगा, फिर खखार कर कहेगा, अगर कोतवाल ने हफ्ते भर में चोर ने पकड़ा तो बोरिया बिस्तर बंधवा दूंगा बच्चू का। लेकिन इस उपाय को उसने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा, क्योंकि कहीं से कुछ रुपए चपेट में आ गए थे। जेब में पड़े सावित्री के पत्र ने अंगड़ाई ली और वह झुलसकर राख हो गया। हालांकि वह सावित्री के स्वास्थ्य और संतान जन्म की अवहेलना करने में निपुण था, लेकिन 2 झंझटें उसे उलझन में डाल देती थी। एक बचा खुचा नैतिक बोध उसे चित्त कर देता कि सावित्री की चिट्ठी पाने के बाद भी दिल्ली जाना नीचता होगी। 2 राजनीति में सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कुत्ते की तरह पोल पट्टी सूंघने के लिए मारा मारा फिरते हैं। अब सावित्री या बच्चे दोनों को खुदा ने खास्ता कुछ हो जाए और वह दिल्ली में रहे तो इसे हमारे खिलाफ हथियार बना लेंगे भाई साहब लोग। और कहीं ये लेटर हाथ पड़ जाए। उसका हाथ जेब में चला गया।
जेब में जाकर वह थरथराने लगा। वह पत्र को मसलता रहा। अचानक उसे झटके से बाहर निकाला, सड़क के किनारे आया, उसकी चिंदी चिंदी की, ढलान पर फेंका और बिखरे हुए उन कागज के टुकड़ों पर मूतने लगा। मूत लेने के बाद वह इस तरह प्रफुल्ल हुआ जैसे उसने पेशाब नहीं, अपनी सांसत विसर्जित की है। नामालूम ऐसा था अथवा नहीं, पर यह जरूर था कि एक तरकीब सूझ गई थी, अनोखी और बुद्धिमता से भी पूरी। उसने तय किया था कि घर पहुंचकर सावित्री को पत्र लिखेगा, जिसका मजमून होगा, दुनिया में सबसे प्यारी और न्यारी मेरी सावित्री, इतने दिन हो गए तुम्हारा कोई हाल चाल नहीं मिला, कम से कम 15 पैसे का एक पोस्ट कार्ड ही डाल देती। आखिर मेरे किस कसूर की सजा दे रही हो तुम? मैं बेकरार हूँ तुम्हारी सुंदर सुंदर मोती जैसी लिखावट देखने को। हमारे होने वाले उसका ख्याल रखना, अपना तो रखना ही। दिन रात तुम्हारी याद सताती है। वह मुस्कुराया। यानी कि अब वो सावित्री को एक पत्र लिखेगा जिसमें ये नाटक करने की कोशिश करेगा कि उसको कोई पत्र नहीं मिला है, और वह परिवार में और राजनीति में किसको चुनता है, ये यहाँ पर द्वंद्व की बात है और साथ में एक बहुत बड़ा व्यंग भी है। उसने सावित्री को एक ठेठ गाली दी और हंसने लगा। उसके दांत चमक रहे थे। हालांकि न वह काला था और न ही उस समय रात थी, पर लगता था जैसे घनी रात में किसी काले चेहरे के दांत चमक रहे थे। काला चेहरा भी यहाँ पर व्यंग को दर्शाता है। वह इन दिनों अक्सर अपनी 36 की उम्र को कोसता था, जिसमें वह विवाहित हुआ था। दरअसल उसने 22 की उम्र में प्रतिज्ञा की थी, शादी तभी करूँगा जब राजनीति में कुछ कर गुजरूंगा, यानी कि कुछ नहीं तो जिला स्तर का कोई पद प्राप्त कर लूँगा। लेकिन वह 35 वर्ष का हो चुका था और पदहीन था। स्थिति ये हो चुकी थी कि फर्क इतना मुश्किल हो गया था कि वह पद राजनीति के लिए चाहता है अथवा विवाह हेतु। वस्तुतः उसके जीवन में विवाह और राजनीति की विभाजक रेखाएं धुंधली होकर आपस में गड़मड़ करने लगी थी। कई बार दिमाग में आया कि झूठ मूठ में घोषणा कर दे। दुर्गा माँ ने मुझे सपने में दर्शन दिया और कहा कि रे राजदेव, तू हमारी बेटियों का अनादर कर रहा है। जा, जब तू मेरी किसी बेटी से ब्याह करेगा तभी राजनीति में सफलता पाएगा। पर अंततः उसे ये योजना सटीक नहीं लगी। एक से एक घाघ साले इस फील्ड में हैं, तुरंत भाप जाएंगे और मजाक बनाएंगे। अजीब दशा थी अभागी राजदेव मिश्र की। कुंवारा था, क्या हुआ? प्रेम एवं वासना की बिल्कुल निर्धनता नहीं थी। इन निधियों से ठसाठस था वह, लेकिन शरीर पर नेता का बाना था और आत्मा में राजनीति, राजनीतिक तरक्की की दरकार। नतीजन वह अपनी प्रेम एवं वासना की संपदा का विनिमय करने में असमर्थ था। कितनी कारुणिक दशा थी। वह अभी तक मोहब्बत से बेदखल था। महज एक बार थोड़े से वक्त के लिए कुछ इंतजाम हुआ था, मगर वे रेल मध्यम मध्यम चल रही थी कि ऐसा पटरा हुआ कि जिंदगी की दिशा बदल गई। हुआ ये था, वह उम्र के 22वें जाड़े में था, तभी भाई की शादी हो गई। शादी बड़े भाई की हुई, लेकिन जीवन राजदेव का बदल गया था। वह पालतू कुत्ते की तरह भाभी के पीछे पीछे लगा रहता था। उनका छोटा मोटा कार्य करके उसका हृदय अनुपम तृप्ति से भर उठता और वह गर्व का अनुभव करने लगता था। भाभी भी अपने पिछलग्गू देवर का विशेष ध्यान रखती थी। उसके कपड़े साफ कर देती थी और होके मोके 2-4 रुपयों की बख्शीश पकड़ा देती। इतना ही नहीं, बात बेबात वे उसे देखकर मुस्कुरा भी देती। उसे लगा भाभी उस पर फिदा है, और वह एक दिन भाई के ऑफिस जाते ही भाभी की गोद में लुढ़क पड़ा। ये क्या हरकत है? भाभी आग बबूला। वह बहाना पेश करने लगा, मेरे सिर में जुआ पड़ा है, खोज दो। जब तुम्हारी मेहरी आ जाएगी तो उसी से जुआ चिल्लर खोजवाना। भाभी ने घृणा से कहा और ऐसा धक्का दिया कि राजदेव मिश्र ढहकर नीचे आ गया। उसी शाम पिता उसे लाठी से मार रहे थे। वे मारते और कहते, और जुआ निकलवाओगे सरऊ, और जुआ निकलवाओगे। इस हादसे ने राजदेव को छिछोरेपन की दुनिया से खींच आत्मालोचन की प्रक्रिया में डाल दिया था। उसके सम्मुख लांछना के शूल, तीर और तलवार थे, जबकि वह बेबस और निहत्था था। उसने खुद को मर्माहत अनुभव किया और सुबकने लगा। आंसू थामे तो वह नूतन राजदेव था। उसे दिव्य ज्ञान हो गया था कि इस अपमान की भरपाई तभी हो सकती है जब वह कुछ बनकर दिखा दे लोगों को। उसने तय किया वह कुछ बनकर दिखाएगा और परिवार वालों के गाल पर उल्टा झापड़ मारेगा। क्या बनना है, इसके बारे में उसके विचार स्पष्ट थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था कि उसे नेतागिरी करनी है, क्योंकि उसने जान लिया था कि सुख की सर्वोत्तम मलाई राजनीति के दूध में पड़ती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की, और यहाँ पर सीधा सीधा कटाक्ष किया गया है राजनीति पर।
पहुँचे हुए नेता हो तो चोरी कराओ, स्मगलिंग कराओ, कत्ल कराओ, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बलात्कार करो, रंडीबाजी करो, प्यार करो या वासना, दारू पियो, कानून की ऐसी तैसी कर दो, कोई खौफ नहीं। पुलिस, पीएससी हो, हाकिम हुक्काम हो, डाकू बदमाश हो, सब हाथ जोड़े मिलेंगे। ईश्वर की अनुकंपा से माल पाने की कमी नहीं। इंजीनियर वगैरह का ट्रांसफ़र करा दो तो चांदी, रुकवाओ तो चांदी। चुनाव का पैसा है, उसमें खसोट लो। सूखा बाढ़ का पैसा है, उसे हड़प लो। यहाँ भोजाई से जुआ खोजवाने में लात खानी पड़ी, वहाँ सैकड़ों हसीनाएं हासिल हो जाएं। चाहे जितने गुलछर्रे उड़ाओ, कोई चूं चपड़ करने वाला नहीं है। ऊपर से फ़ायदा की पब्लिक में दबदबा भी, हमेशा जय जयकार होती रहे। काम कुछ खास नहीं, बस कुर्ता पैजामा पहन लो और मौका पड़ने पर भाषण झाड़ दो। तो यहाँ पर राजनीति की पूरी सच्चाई खोल कर रख दी गई है और अपने आसपास हम कुछ हद तक ये सारी बातें यहाँ पर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वह कल्पना में भाषण करने लगा। भाइयों और बहनों, सज्जनों और देवियों, कल्पना में ही उसने पाया कि भाई घूस लेते पकड़ लिया गया और हवालात में बंद है। भाभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है, मेरे नेता देवर, छुड़ा लो मेरे पति अर्थात अपने भैया को। भाभी उस पर लुढ़की आ रही है, लुढ़की आ रही है। उसने झटक दिया, हम पर न लुढ़को, हमारे सिर में जुआ और बदन में चीलर है। भाभी गई और पिता आ गए। उन्होंने उससे मिलने की पर्ची पर अपना नाम लिखकर भेजा। उसने नौकर से कहा, जाओ कह दो कि अभी मैं जुआ निकलवा रहा हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है, 3 दिन बाद आएँ तो मिलने पर विचार करूँगा। भाई को तो उसने पहचानने तक से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह किस तरह से ख्याली पुलाव पका रहा है और अपने अपमान का बदला मन ही मन में ले रहा है कि अगर वो राजनीति में आ जाएगा तो किस तरह से वो अपना दबदबा दिखाएगा, अपनी भाभी और अपने पिता को भी नहीं छोड़ेगा। वह शैने शैने कुर्ता पहन रहा था, शैने शैने पायजामा पहन रहा था। वह जेबदार बनियान पहनना भूल गया था, कुर्ता उतारकर जेबदार बनियान पहन रहा था। उसने पलकें झपकाई, उसने पलकें उठाई और प्रतिज्ञा की, अब मैं अपनी मेहरी से जुआ खोजवाऊंगा और चीलर भी, लेकिन जब तब नेता बन जाऊंगा। हाँ, मैं शादी तभी करूंगा जब राजनीति में कुछ कर गुजरूंगा, यानी कि कम से कम जिला स्तर पर कोई पद हथिया लूंगा। वह केचुल से निकल रहा था, वह केचुल में घुस रहा था, केचुल से निकलकर वह रेंग रहा था। राजनीति की ऊबड़ खाबड़ डगर पर रेंगते रेंगते राजदेव के बाल झड़ने लगे, आंखों की ज्योति मंद होने लगी, दांत पायरिया के घेरे में आ गए, मसूड़े फूले रहते और दबने पर मवाद फेंक देते। अब उसे अधिक मेहनत पर हल्की थकान लगने लगती थी। 36 की उम्र में वह काफ़ी कुछ थक गया था। इसलिए जब जिला मंत्री बना तो शुभ चिंतक बधाई की जगह ये मशवरा देने लगे, अरे राजदेव, अब शादी कर ही लो, ज़्यादा टाल मटोल करोगे तो बाद में होगी ही नहीं तुम्हारी मैरिज, टापते रह जाओगे। राजदेव को दान दहेज खास हासिल नहीं हुआ था, पर वह संतुष्ट था। चलो शादी हुई, नहीं जिंदगी भर रंडवा बना व्याकुल घूमता, प्रेम और वासना का दलिदर घेरे रहता। कुल मिलाकर स्थिति यह थी कि उसके जीवन के हंसी खुशी के गुब्बारे में सावित्री की नेमत पंप कर रही थी। कोई दोस्त मिलता, राजदेव कहता, अरे भाई एक दिन घर आओ, अपनी भाभी के हाथ की चाय पियो। बुजुर्ग मिलता तो वह कहता, आइए एक दिन अपनी बहू को आशीर्वाद तो दीजिए। राजनीतिक हमजोलियों के बीच उसने घोषणा कर दी थी, मैंने दहेज नहीं लिया है और एक गरीब लड़की का उद्धार किया है। वह अपनी इस गप पर मुग्ध होता और अकस्मात दहेज प्रथा के विरुद्ध संक्षिप्त भाषण करने लगता। वह कहता, भारतवर्ष के नवयुवकों को बाल विधवाओं और विपन्न कुंवारी कन्याओं के उद्धार के लिए आगे बढ़कर महानता की मिसाल कायम करनी चाहिए। मुझे देखिए, मैंने तो दुखियारी की जिंदगी संवार दी, मेरी बीवी सावित्री आज सुखी है और मेरा एहसान मानती है। वह अपनी इस मुक्ति पर गदगद था और सोच चुका था कि टिकट के लिए अपने बायोडाटा में जोड़ देगा कि उसने विपदा की मारी एक लड़की को बिना दान दहेज के अपना बनाकर सेवा की है। वह बुदबुदाता, हे भगवान, मुझ पर कृपा दृष्टि डालकर टिकट दिलाओ, जिला मंत्री की पोस्ट कोई पोस्ट होती है ससुरी, अनुकंपा करो प्रभु, मैं पानी तो पानी, सावित्री के पुण्य से ही एवमस्तु बोलो। सावित्री पर वह फिदा था। एक तो उसके भाग्य से बाउमीद था, दूसरे वे 36 वर्षों का एक ऐसा अतृप्त कामुक था जिसका विवाह हुए आधा साल भी नहीं हुआ था। सावित्री की एक एक अदा उसे फिरकी की तरह नचाती। मसलन वह रस मलाई पसंद करती थी, अतः वह अक्सर कुल्हड़ में रस मलाई छुपा कर लाता, रात में बिस्तर पर मनुहार करके खिलाता। बाजार में कभी वह केथा तलाशता हुआ मिलता तो कभी टिकिया का दोना बांधता हुआ।
वह इन खाद्य पदार्थों को तस्करी के सामान की तरह सनसनीखेज लुका छिपी के साथ लाता और एकांत में सावित्री के मुंह में डाल देता। दोस्तों ने घोषणा कर दी, राजदेव की राजनीति बीवी के पेटीकोट में घुस गई। उन्हें विश्वास हो गया कि राजदेव की राजनीतिक मृत्यु हो चुकी है और वह जोरू की गुलामी में जीवन यापन करेगा। लेकिन परिवार के लोग प्रसन्न थे कि लड़का रास्ते पर आ रहा है। भाभी मुस्कुराती कि लालाजी अब मेरी गोद में नहीं लुढ़केंगे जुआ खोजवाने को। वे उदास हो जाती कि लालाजी पूरे 14 बरस कैसे बेरुखी बरते हैं, कहाँ हरदम छुछवाते रहते थे और कहाँ 14 बरस बोले नहीं। लेकिन वे सहर्ष संतुष्ट थी कि लालाजी की जिंदगी अब सुधर रही है। पर राजदेव की जिंदगी के सुधरने में कुछ बाधा मूलक तत्व थे। जैसे एक दिन सावित्री मांग कर बैठी, हमको एक ठो बढ़िया साड़ी खरीद दो। खरीद देंगे। वे कैसे बतलाए कि रसमलाई टिकिया इत्यादि से तो प्रेम का सबूत दिया जा सकता है, पर साड़ी भेंट करना तभी मुमकिन है जब दंगा फसाद में कोई दुकान लुट जाए। ये दिक्कत आती ही नहीं। यदि सावित्री को बतला देता कि वस्तुतः वह आर्थिक दृष्टि से एक जीर्ण शीर्ण चिरकुट इंसान है, उल्टे वे फोकस मारता था कि उसके जीवन में पैसे की झमाझम बारिश हो रही है। शायद इसीलिए सावित्री की छोटी बड़ी चीज़ों की फरमाइश के जवाब में वह उत्कृष्ट बहाने पेश करता, जैसे कि एक गरीब के बेटे को इलाज के लिए लंबी रकम दान करने के कारण उस वक्त उसका हाथ खाली हो जाता। इसी तरह कभी जेल चपाड़ों को कपड़े सिलवाने, कभी उसकी खुराकी में पैसा खर्च हो जाते। चंदों में तो अच्छी खासी रकम वह अक्सर फूंक चुका होता। तो इस प्रकार की कपोल कल्पनाओं को वह ढाल बनाता और सावित्री की हथेली पर कभी भी सम्मानजनक धनराशि न रखता। उल्टे वह शादी के समय प्राप्त सावित्री की मुद्रा को दिन प्रतिदिन क्रमशः हड़प रहा था। वह कमा कुछ नहीं रहा था, पर खर्च पूरे मनोयोग से कर रहा था। सावित्री अधिक हुज्जत करती तो वह चिड़चिड़ा उठता, ओफ तंग आ गया मैं, सिर भन्नाने लगा है। नतीजन रात को सावित्री तेल डालकर उसके सिर की चंपी करती। पैर तो वह रोज दबवाता था, मगर वह हर्षित रहता तो न चंपी कराता न पैर दबवाता। पर एक दिन ऐसा भी हुआ कि वह हर्षित नहीं था, फिर भी उसने न चंपी कराई और न पैर दबवाए। सावित्री पास खिसकी तो वह दूर खिसक गया, वह और पास तो वह और दूर। जब वह एकदम किनारे पहुंच गया तो उठ बैठा और नाक में उंगली डालकर सोचने लगा। वह उद्विग्न दिख रहा था। दरअसल उसे राजनीति की याद सताने लगी थी। उस पर पुनः राजनीति का नशा चढ़ने लगा था। वह छटपटा रहा था कि कब तक गृहस्थी का घुइयां छीलता रहेगा और मंजिल से दूर होगा। उसके हृदय में सुक्ति उठती, हम लोगों के लिए राजनीति जीवन संगिनी है और जीवन संगिनी रखेल। जो रखेल को जीवन संगिनी समझता है, लक्ष्य सदैव उससे दूर रहता है। वह पछताता कि इस उम्र में लोग मिनिस्टर बन जाते हैं, जबकि वह बीबी की चरण रस धोकर पीने में जुटा हुआ है। उसने अपने को धिक्कारा और राजनीतिक चर्चा को समर्पित हो गया। पार्टी ऑफिस पहुंचकर बोला, अब तक मैं भ्रमित था, अब मैं फिर से अपने घर पर वापस आ गया। अब वह लगातार देर रात आता था और सुबह पूजा पाठ के बाद निकल जाता था। पर वह सावित्री के पास ऐसे आता था जैसे ट्रक ड्राइवर कहीं मुंह मारने जाता है। सावित्री पति की बेरुखी से थर थर कांपती। वह सो जाता तो रोती। वह रोती कि उसका कसूर क्या है। प्रभु से विनती करती कोई ऐसा अवसर आए कि उसका पति खुश हो जाए। जल्दी ही अवसर आया। उसके गर्भ द्वार पर शिशु ने दस्तक दी। वह पहले डरी, फिर चिंतित हुई और फिर खुशी के झरने में नहाने लगी। इस खुश खबर को उसने राजदेव की आंखों में आंखें डालकर बताया, उसके कानों को अपने चिकने पेट पर लिटाकर सुनाया, नाली में उल्टी करके दिखाया। राजदेव ने इच्छा प्रकट की थी, मैं चाहता हूँ हमारा बच्चा ननिहाल में जन्म ले। सो तुम मायके चली जाओ। मैं मायके नहीं जाना चाहती, मैं तो आपके पास रहूँगी। वहाँ तुम्हें आराम रहेगा, दुलारी बिटिया हो, सब ख्याल रखेंगे तुम्हारा और पेट के बच्चे का भी। राजदेव ने समझाया। तो आप लोग ख्याल नहीं रख पाएंगे। वह सुबकने लगी। राजदेव ने प्यार से समझाया, जैसे नए या तुरंत आज़ादी पाए देश होते हैं न, वे विदेशों से मदद लेते हैं न। यही जानो कि हम नए मियाँ बीबी होने वाले बच्चे के लिए उसके ननिहाल से मदद ले रहे हैं। सावित्री ने डबडबाई आंखों और मुस्कुराते होठों से अपने सामान्य ज्ञान का परिचय दिया। लेकिन विदेशों से मिली मदद भी कर्ज होती है। ऐसे तो हमारी औलाद जन्मते ही कर्ज में घिस जाएगी, पैदा ही वह कर्ज में डूबी हुई होगी। देखो, ज़्यादा विदेश नीति न झाड़ो, मैं कहता हूँ कि मान जाओ। राजदेव ने कुछ क्रोध कुछ प्यार से कहा, पर वह उसी प्रकार सिकुड़ी की सिकुड़ी रही। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? वह झुंझला गया। फिर भी कुछ न बोली। तो तुम मानोगी नहीं? नहीं नहीं। दांत पीसते हुए उसने धमकी का लाल मिर्चा छोका। नहीं? वह भड़क गया। ठीक है, देखता हूँ कैसे नहीं जाती हो।
मैं बहुत ही खतरनाक इंसान हूँ। तुमने मुझे समझा नहीं है। मेरी कमीनगी अभी देखी कहाँ है। मैं किसी बात पर अड़ जाता हूँ तो फिर अड़ ही जाता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हें जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, एक नहीं 1000 बार जाना पड़ेगा। उसे खांसी आ गई। करने के बाद वह पुनः तड़का। मैं किसी को आसमान पर चढ़ा सकता हूँ तो उसे धरती पर पटक भी सकता हूँ। कुतिया कहीं की। सावित्री जब मायके के लिए विदा हो रही थी तो सचमुच वह एक लाचार, पिटी और थकी हारी कुतिया की तरह कूं कूं रो रही थी। बाहर रिक्शा खड़ा था और भीतर अपने कमरे में रो रही थी। राजदेव सोच रहा था सावित्री अभी उससे लिपटकर फूट फूट रोएगी, पर उसने केवल अपना सिर पति के बाएं कंधे पर धीरे से रख दिया और कुतिया की तरह कूं कूं रोने लगी। राजदेव को कुछ ने सूझा तो वह स्वामी विवेकानंद की तरह सीने पर हाथ बांध खड़ा हो गया और बोला, चुप रहो, बच्चे का ख्याल करो, रोते नहीं। पर सावित्री थी कि कुतिया की तरह कूं कूं रोए जा रही थी। उसकी आंख के कुछ आंसू रामदेव की छाती पर टिकी दाईं हथेली के ऊपरी हिस्से पर इकट्ठा हो गए। अगली सुबह सावित्री घर में नहीं थी और राजदेव को लग रहा था हथेली के वे आंसू सूखे नहीं हैं, वह जगह अभी भी भीगी हुई है। वह बार बार उस स्थान को अपनी आंखों से स्पर्श कराता और भावुक हो जाता, अपने बाल नोचता और फुसफुसाता, मैं पापी, मैं पापी। वह अपने कमरे में घुसता तो सूना महसूस करता। हालांकि सभी कुछ उसी तरह था, केवल एक बक्सा नहीं था, पर लगता ऐसा था कि कमरे की छत कुछ नीचे खिसक आई है और कोई दीवार कम हो गई है। वह तकिए में मुंह छिपाकर लेट गया। वह देर तक सोता रहा। शाम को नींद खुलने पर उदास था और तरोताज़ा था। उदास कम था, तरोताज़ा ज़्यादा था। उसने जोर की अंगड़ाई ली और सोचा, चलो कुछ लोगों की चमचागिरी कराएं। वह अविराम चमचागिरी कर रहा था, लेकिन सावित्री के पत्र ने अवरोध पैदा कर दिया था। मगर सावित्री को भेजने वाले पत्र के मजबून ने अब सब समतल कर डाला था। वह मुस्कुराया, क्या आइडिया है, साफ मुकर जाएगा। कहेगा कि उसे तो कोई पत्र मिला ही नहीं, उल्टे खुद तोहमत लगाएगा। मेरी तुम्हें परवाह नहीं। वह अतृप्त और उल्लासित था। उसने सावित्री को पत्र न भेजने की शिकायत लिखकर पत्र लिखा और पत्र पेटिका में डाल दिया था और अनवरत प्रदेश सचिव बनने के उत्साह में हिल रहा था। हृदय में इच्छा उठ रही थी कि बचपन की प्रार्थनाएं गुनगुनाए, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। पर तभी ये तार, कम सुन। सावित्री ने उसे तुरंत बुलाने के लिए तार कराया था, कम सुन। उसके होठ विद्रूप से टेढ़े हो गए। अंग्रेजी पेलती है। विपत्ति के घिरे अभागे की तरह उसने सिर थाम लिया। अब क्या होगा? एक लंबी सांस खींची और उसे छोड़ते हुए कहा, अब क्या होगा? तार वाले ने दस्तखत करा लिए, इसलिए वह फंसा पा रहा था। तार चिट्ठी की तरह बेसबूत नहीं होता। निरी खांसी की तरह उसकी घिघी बन गई थी। वह तीसरी बार बुदबुदाया, अब क्या होगा? मोती सिंह ने कहा है, किसी दिन किसी भी समय दिल्ली यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। लखनऊ तक ट्रेन के एसी डिब्बे में, फिर हवाई जहाज़ का सफ़र। वह चहचहाया, सचिव ने भी बने, जहाज़ पर तो उड़ लेंगे अपने राम। वैसे मोती सिंह के कारण सचिव पद भी थोड़ा करीब खिसक आया था। एक बार उसे प्रदेश की राजनीति में घुसने का मौका मिल जाए तो दिखा दे अपना हाथ जगन्नाथ। सबसे पहले तो संगठन में जगह जगह अपने आदमी फिट करेगा, उसके बाद मोती सिंह को 4 लात लगाएगा और खुद अध्यक्ष हो जाएगा। इलेक्शन में युवा शाखा कोटे से टिकट पाएगा, फिर MP, उप मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्री। उसे सावित्री की बात याद आ गई, जो कहती थी तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, इसके लिए मैं व्रत रखूंगी। कितना प्यार करती है वह मुझको। उसे अपने पर ग्लानि हुई और सावित्री पर प्यार। कैसे वे दुख में भी हंसती रही। मैंने कितना भी सताया, गुस्सा किया, बेइज्जत किया, झूठ बोला, चू न की। कैसे हमेशा मेरे फरेब पर भरोसा करती रही। कैसे सारी रस मलाई गप गप खा जाती और मैं खुश होकर देखता रहता था। नामालूम कैसी तबीयत होगी बेचारी की। कम सुन लिखकर मुझे पुकारा है, मुसीबत की मारी ने मुझे बुलाया है, मैं जरूर जाऊंगा। कोई भी ताकत अब मुझे ससुराल जाने से रोक नहीं सकती। मैं सचिव पद को भाड़ में झोंकूंगा और पत्नी के पास पहुंच जाऊंगा। कभी न चुकाने वाले उधार का प्रबंध करूंगा। मिठाई, फल, मेवे, कपड़े खरीद कर ले जाऊंगा। वह खुश हो जाएगी। वह हंसा, कितना सरल है खुश करना। ऐसे ही अगर पार्टी के आला नेता खुश हो जाएं तो मज़ा आ जाता। बस वे चुटकी बजाएं तो मुझको लाल बत्ती वाली कार मिल जाए। अर्दली और अंगरक्षक भी
ससुरे सेवा करते रहें। कौन ठीक, प्रदेश सचिव बनने के बाद मिनिस्ट्री ने सही, जल्दी निगम की चेयरमैनी ही अपने तंबू के नीचे आ जाए। तब भी तो लाल बत्ती, बंगला, फ़ोन वगैरह का बंदोबस्त पक्का समझो। खसोट लूँ सब रुपया, हड़प कर कंगाल कर दूंगा निगम। किसी दूसरे नेता को जाने का मन नहीं होगा फिर उस कुर्सी पर। जो भी हो, मोती सिंह की कृपा से भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। मगर ये सावित्री की बीमारी टपक पड़ी, वह भी ऐसे नाजुक वक्त में। फिर सुपर फास्ट स्पीड में चिट्ठी, और ओहो, और ये तार। वह बरस पड़ा। आखिर इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की क्या ज़रूरत थी? और अगर भूल से चूक हो गई तो बीमार होने की क्या ज़रूरत? लेकिन यहाँ मम्मी बनने का शौक चराया था न। कुछ नहीं, बस मेरी किस्मत के रास्ते में रोड़ा खड़ा करना था। बड़ी आई कम सून वाली। अब तो मैं कदापि नहीं जाऊँगा ससुराल, मुझे चिढ़ हो गई है। नहीं जाता, देखता हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ देता है। लेकिन ये तार, मुझसे दस्तखत करा लिया था तार वाले ने। नहीं जाता तो दुश्मन कहीं इस्तेमाल न कर ले। क्या करे वह रुआंसा सा हो चला। उसने कुर्ते की जेबों में अपने हाथ डाल दिए और पैर हिलाते हुए सोचने लगा। वह सोचता रहा कि मुस्कुरा उठा। मैं ऐसी हिकमत करूँगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये एक नेता की बुद्धि है जो हर मुसीबत का हल ढूंढ ही लेती है। उसने अद्भुत मेधा का परिचय दिया। उसने लिखा, मेरी प्राण प्यारी, बड़े पशोपेश में हूँ। दरअसल जब तार वाला आया तो मैं टट्टी घर में था। अम्मा नहा रही थी और भाभी सब्जी लेने गई थी और कोई घर में था नहीं। सो मैंने ही बाहर आकर दाएं हाथ से तार लेकर कुर्ते में रख लिया। सोचा हाथ मांझ कर पढ़ूंगा, लेकिन तभी चेले चापड़ आ गई। सो तार की बाबत भूल ही गया मेरी जान। फिर मुझे क्या पता था कि तुम्हारा तार है। ये तो तब पता चला जब धोबी ने कहा, भैया ई कुर्ते में एक कागज़ था। अब दुर्भाग्य देखो, सारी लिखावट धुल गई थी। खाली तुम्हारा नाम कुछ कुछ पढ़ने में आ रहा है। कोई खुशखबरी ही भेजी होगी, पर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये सोचते ही दिल कांप जाता है। इसीलिए ये पत्र अपने एक विश्वास पात्र चेले के हाथ भिजवा रहा हूँ। जवाब इसी के हाथ भिजवा देना। मैं खुद आता, पर एक ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है। बड़ा फ़ायदा होना है, लेकिन मैं अपने लिए थोड़े ही सब कर रहा हूँ। ये सब तो मैं बच्चे और तुम्हारे जीवन की बगिया में खुशियों के फूल बिखेरने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर जान न्यौछावर करने वाला राजदेव। पत्र लिफाफे में बंद हो गया था। राजदेव ने 4-6 नौजवानों को चारा दिखाया था। मैं प्रदेश सचिव बना नहीं कि तुम जिला सचिव बने। इस कृपा कथन के पीछे मकसद था कि वह पद पाक दिल्ली से लौटेगा तो ये चिरकुट शहर में स्वागत का इंतजाम पाती करेंगे। भीड़ भाड़ इकट्ठी करके जय जिंदाबाद लगवाएंगे। बाद में इनमें से कुछ को उपसचिव बनाकर सचिव बनने के चक्कर में हमेशा पापड़ बेलवाएगा। उन्हीं में से एक टुटू पुजिया को उसने लिफाफा पकड़ाकर आवश्यक निर्देश दिए और कहा, ये लेटर पहुंचाकर आराम से आना। मैं कल शहर में रहूँगा नहीं, परसों मिलना। टुटू पुजिया चला गया तो वह मुस्कुराया। परसों घंटा मिलोगे? कल दोपहर ही तो दिल्ली के लिए चल पड़ूंगा। लखनऊ तक एसी डिब्बे में और फिर जहाज से। और राजा जहाज से उड़ूंगा। एयर होस्टेस पर नज़र गड़ाऊंगा तो हटाने का नाम नहीं लूँगा। एसी डिब्बे में कोई हुस्न की मलिका रही तो आंख सेकते हुए रास्ता गुजार दूंगा। प्रदेश सचिव बनने के बाद चुनाव की तैयारी करनी है, यानी कि धन धान्य इकट्ठा करना है और ऐसले गुंडों बदमाशों की लंबी फौज खड़ी करूंगा। सब बूथों पर कब्जा करवा लो। किला फतेह, बहुत हुआ, मुकदमा ठुका। वहाँ कौन इंसाफ है? हो भी क्या फ़र्क, फैसले तक तो अगला इलेक्शन आ जाएगा। यदि मैं मंत्री बन गया तो फिर क्या कहने। अपने क्षेत्र में योगी मुनि रहूँगा, पर बड़े बड़े शहरों में अय्यासी का नंगा नाच खेलूँगा। मेरी प्रेम तथा वासना की जो नदियाँ सूख चली है फिर भर जाएगी। अच्छा, मैं अपनी ब्लैक मनी छिपाऊँगा कैसे? फैक्ट्रियों में, विदेशी बैंकों में। फिर भी इफरात हुआ तो राजनीतिक भ्रष्टाचार विरोधी फिल्मों का निर्माता हो जाऊँगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कहानी के मुख्य पात्र के माध्यम से लेखक बड़ी ही बारीकी के साथ आसपास की समस्याओं को, राजनीति की दलदल को और भ्रष्टाचार को यहाँ पर हमारे सामने उजागर करते हुए जा रही हैं। यहाँ पर जो हमारा मुख्य पात्र है वो सिर्फ कल्पना मात्र कर रहा है कि मैं राजनीति में ऊंचे पद पर आसीन होकर ये सब कर सकता हूँ। ये सब करने से मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। उसने अपने सिर पर चपत लगाई। पंडित राजदेव, ज़्यादा न उड़ो अभी। पहले प्रदेश सचिवल्ली पद पालो, फिर डेमोक्रेसी पर आग मूतना।
उसने निश्चय किया, हाँ तभी वह डेमोक्रेसी पर आग मूतेगा। ट्रेन छूटने न पाए, इस चक्कर में वह पौने घंटा पहले ही स्टेशन पर धमक गया था। वह मोती सिंह का इंतजार कर रहा था। उसकी व्यग्रता का आलम यह था कि वह 4 समोसे खा चुकने के बाद 5वीं बार चाय पी रहा था। उसने चाय का गिलास उठाया था कि किसी ने उसे आवाज़ दी। मुड़कर देखने के पहले वह झुंझलाया। 1 रुपये का चूना लगा चाय पिलाने में। आवाज़ देने वाला राजदेव का पत्रवाहक टुटू पुजिया था। टुटू पुजिया पास आया। आपके घर गया था, पता चला आप यहीं आ गए हैं। टुटू पुजिया की आवाज़ में लहर थी और वह काँप रहा था। तो तुम गए नहीं वहाँ चिट्ठी लेकर? मैं गया था वहाँ और लौट भी आया। अबे इतनी जल्दी क्या थी लौटने की? कहा तो था कि परसों मिलना। बात ही कुछ ऐसी थी, तुरंत लौटना पड़ा। बात ही कुछ ऐसी थी, बात ही कुछ ऐसी थी। राजदेव मुंह बिराने लगा, फिर डांट कर कहा, क्या बात थी? टुटू पुजिया हकलाने लगा। बात यह थी कि सावित्री माँ बन गई थी। वह अजीबोगरीब संतान थी। उसके मुंह में हमेशा चारों पहर सोते जागते लार बहती थी। वह लार से लिथड़ी संतान थी, जैसे उसके पेट में लार की टंकी हो। वह देखो तब लार बहती रहती। वह पीली और दुर्बल थी, चिचुकी हुई, बहुत बासी तरोई की तरह। उसमें जीवन के चिन्ह नहीं थे। जीवन गायब था, बस जीवन की परछाई जैसे धूप से गिर पड़ी हो। वह हंसती थी न रोती थी। हाँ, कोई उसके हाथ छुए तो चिल्लाने लगती थी। हाथ में जीवन था, पर हाथों की गति असह्य थी उसको। वह गोरी गोरी और पिलपिली थी। लगता मृत्यु ने ढेर सारा बलगम थूका है। यहाँ पर लेखक जिस तरह से उस बच्ची का वर्णन कर रहे हैं तो ये प्रतीकात्मक है। और यहाँ पर ये जो बच्ची है आम जनता और एक राजनेता के मिलन से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर सावित्री आम जनता का प्रतीक है और यहाँ पर जो राजदेव हैं वो एक राजनीतिक सत्ताधारी नेता बनने के लालची हैं। और इसका जो परिणाम है इस बच्चे के रूप में हमारे सामने आया है। और इस बच्चे की किस तरह से दुर्दशा यहाँ पर दिखाई गई है कि वो लार टपकती रहती है उसके मुंह से, यानी कि वो कितनी लालची है। लार टपकना यानी कि यहाँ पर राजदेव मिश्र अपनी कल्पनाओं में भी किस तरह से राजनीति में जाने के बाद सब कुछ हड़प लेना चाहता है, किस तरह से पैसे कमाना चाहता है, किस तरह से अपनी काम वासना की पूर्ति करना चाहता है, किस तरह से कुछ भी गलत काम करने के लिए लालायित है। और उसको अच्छे से पता है कि राजनीति में एक बार अगर वो नेता बन जाएंगे तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सावित्री बगल में पड़ी रो रही थी। वह कहती, आज एक माँ का भाग्य फूट गया। उसके आंसू और संतान की लार मिलकर एक हो गए थे। आंसुओं का लार में विलयन हो गया था। लार ज़्यादा थी, आंसू कम। आंसू दिखते नहीं, सब जगह लार ही लार। लोग बोले, ऐसी संतानें बचती नहीं। माँ के आंसुओं से प्यास बुझाने वाली औलादें ज़्यादा दिन जीती नहीं। ये जल्दी से जल्दी मर जाने के लिए ही पैदा होती हैं। पर संतान मरी नहीं, वह तो ताज़ा दम हो रही थी, जैसे कि किसी मायावी का छल हो। संतान स्फूर्त और गति में हो रही थी, बहुत द्रुत रफ्तार से, जबकि माँ पीली पड़ती जा रही थी। अजीब तारतम्य था, एक की चेतना और दूसरे की मूर्छा में ऐसा क्या मालूम होता था। संतान अदृश्य नली में माँ का बूंद बूंद रक्त पी रही थी। माँ निचुड़ रही है, कमज़ोर और अचेत होती जा रही है। संतान ताजा में और लालचों हो रही है। तो यहाँ पर जो संतान है वो राजनीति का परिणाम है। और ये परिणाम कितना भयंकर, दुष्कर और साथ में लालची है, ये उस बच्ची के माध्यम से दिखाया गया है। माँ यहाँ पर जनसाधारण का प्रतीक है और माँ किस तरह से पीली पड़ गई है और किस तरह से मुरझा गई है। तो यहाँ पर जो जनता है वो राजनीति के परिणाम से उत्पन्न होने वाले भ्रष्टाचार और दुश्वारियों से किस तरह पीड़ित होती है, इसकी ओर संकेत किया गया है। राजदेव को लोगों से घिरे मोती सिंह दिख गए। राजदेव ने चिल्लाकर और हाथ उठाकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया और टुटू पुजिया से पूछा, तो तुमको हम यही समाचार लाने के लिए भेजे थे? टुटू पुजिया की बुद्धि में नहीं आया कि जवाब में वह क्या बोले। वह आंखें मुलमुलाते हुए राजदेव को देखने लगा। राजदेव की इच्छा हुई कि उसकी आंखें फोड़ दे, लेकिन वह चुपचाप ससुराल में उपस्थित स्थिति के बारे में सोचने लगा। तो मेरे लिए क्या आदेश है? टुटू पुजिया ने प्रश्न किया। तुम? वह हकलाने लगा। तुम फिर वही चले जाओ, तब तक रहो जब तक सब ठीक न हो जाए। कोई खास बात हो तो यहाँ और दिल्ली के पते पर तार कर देना फौरन। टुटू पुजिया जा रहा था और ट्रेन आ रही थी। वह मोती सिंह की तरफ लपका। तो चल रहे हो ने? मोती सिंह मुंह में पान भरे थे। ट्रेन रुकी। राजदेव पागलों की तरह एसी डिब्बे में घुसा। मोती सिंह इत्मीनान से।
ट्रेन भाग रही थी। राजदेव के हाथ में मोती सिंह का दिया एक संतरा था। संतरे को पकड़े हुए वह विचार मग्न था। यदि बच्चा मर गया तो क्या, दूसरा पैदा कर लेंगे। बीवी मर गई तो क्या, दोनों मर गए तो। उसने निश्चय किया यदि ऐसा हुआ तो अपने बायोडाटा में जोड़ेगा। पब्लिक की सेवा में, पार्टी की खिदमत में गृहस्थी तबाह हो गई, परिवार उजड़ गया। इस संबंध में टूटू पुजिया का तार मिला तो नत्थी कर देगा। उसने लंबी सांस छोड़ी और संतरा छीलने लगा। संतरे में बड़ा रस था। और इन्हीं पंक्तियों के साथ, व्यंग्यात्मक पंक्तियों के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो राजदेव है उसने राजनीति को चुना और राजनीति के परिणाम स्वरूप जो भुक्तभोगी होती है वो जनता होती है। तो यहाँ पर सावित्री और उसका जो बच्चा है भुक्तभोगी है और इसके परिणाम स्वरूप किस तरह से वो बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं। बच्चा कभी भी मर सकता है, कितनी दुष्कर परिस्थितियां सामने खड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर राजदेव मिश्र राजनीति को चुनता है और राजनीति को किस तरह से चुनकर वो संतरे का आनंद ले रहा है, हालांकि उसकी जो पत्नी है और उसका बच्चा है वो कितनी बुरी परिस्थिति में है। तो यहाँ से हम वास्तविक परिस्थितियों के साथ इन सबको जोड़कर देख सकते हैं। तो कहानी सिर्फ कहानी के माध्यम से ही हम ना पढ़ें, बल्कि कहानी के अलावा भी इसके बहुत सारे गहरे अर्थ हैं और ये सीधे जो अर्थ हैं, प्रतीकात्मक अर्थ हैं, वो कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हैं। राजदेव मिश्र अपना राजनीति का, राजनेता का बायोडाटा तैयार कर रहा है और उस बायोडाटा में किस तरह से वो हर ऐसी वस्तु को जोड़ना चाहता है जो उसको सहानुभूति दिला सकती है। जब उसने सावित्री से विवाह किया तो उसमें भी वो कहता है कि ये मैं अपने बायोडाटा में जोड़ दूंगा कि किस तरह से मैंने एक गरीब परिवार की बेटी का उद्धार किया और ऐसे आगे आने वाले नौजवानों को भी करना चाहिए और इस तरह से मैं भाषण दूंगा। उसके बाद अगर वो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची की उपेक्षा कर रहा है राजनीति के लिए, तो भी वह कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि ये जो बात है उसके बायोडाटा में फिर से जुड़ जाएगी और लोगों की सहानुभूति का पात्र वो बन जाएगा। किस तरह से वो लोगों को अपने भाषण के माध्यम से ये बताएगा कि उसने राजनीति के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए अपने परिवार, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपनी बच्ची को भी अनदेखा करना पड़ा और किस तरह से उसने जनता की सेवा को सर्वोपरि रखा। इससे अच्छा बायोडाटा लोगों को प्रभावित करने के लिए एक राजनेता का भला कैसे हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कहानी का जो शीर्षक है बायोडाटा, वो बिल्कुल ही चरितार्थ होता है। और जो बायोडाटा कहानी है इसमें जो राजनीति का विद्रूप रूप दिखाया गया है वो हमने आसपास अवश्य देखा है, हमने आसपास अवश्य महसूस किया है। तो कहीं ना कहीं इस कहानी को हम यथार्थ से जोड़कर देख सकते हैं। कहानी के लेखक अखिलेश समकालीन कथा परिदृश्य के अत्यंत महत्वपूर्ण कथाकार हैं। अखिलेश के अब तक कुल 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: मुक्ति, अंधेरा, शापग्रस्त, आदमी नहीं टूटता। और इस कहानी को भी हम उनकी अन्य कहानियों के साथ जोड़कर देख सकते हैं। उनकी 3 कहानियाँ, ऐसा माना जाता है, इसी कहानी से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। ये 3 कहानियाँ हैं मुक्ति, ऊसर और स्वयं बायोडाटा। इन तीनों कहानियों की लघुत्रयी भारतीय युवा वर्ग एवं मुख्य धारा की राजनीति की अंतर्क्रिया को समझने में पूर्णतः सहायक सिद्ध होती है। वास्तव में इन तीनों कहानियों में परिवार एवं पारिवारिक मूल्यों का ये अधोविकास एक अंतः पाठात्मकता का निर्माण करते हुए वसुदेव कुटुंबकम की समकालीन परिणति की भयावह एवं दुखद चिंताधारा को अभिव्यक्त करता है। आप इस कहानी के विषय में क्या सोचते हैं? आपको कहानी कैसी लगी? आपके अपने क्या विचार हैं? हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ सकारात्मक पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।